नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल कॉन्स्टेंस माइंड में। तो दोस्तों, हमारे पास वर्ष 2020 में हुई बीएड परीक्षा का हमारे पास सेट है, तो जिसका हम लोगों ने जो अनिवार्य प्रश्न पत्र है सामान्य ज्ञान का सभी विषय वर्गों के लिए, एक वीडियो में हमने उसको डिस्कस कर लिया है। एक वीडियो में हम लोगों ने रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लिया है। तो आज हम लोग बात करेंगे खंड बाकी, भाषा से संबंधित, और भाषा हम देखेंगे हिंदी। तो पिछले दो वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप वो भी वीडियो देख सकते हैं, सेम सेट के हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट आपके बहुत इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल होते हैं, तो कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो कैसा है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न इस सेट के हिसाब से हमारा 51वां क्वेश्चन। हमारा प्रश्न है, इनमें से पृथ्वी कौन सा शब्द है? तद्भव, विदेशज, तत्सम या इनमें से कोई नहीं? तो पृथ्वी कौन सा शब्द है? पृथ्वी है तत्सम, ऑप्शन नंबर सी सही है। 52 नंबर प्रश्न, संप्रदान कारक का परसर्ग है का, को, से, के लिए। तो संप्रदान कारक के अगर परसर्ग की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, के लिए। 53 नंबर प्रश्न देखेंगे, मैं चित्र बना रहा हूं, वाक्य में काल है। तो मैं चित्र बना रहा हूं। आइए देखते हैं ऑप्शन से, भविष्य काल, भूतकाल, अनिश्चित काल या वर्तमान काल। तो मैं चित्र बना रहा हूं में वर्तमान काल है, ऑप्शन नंबर डी सही है। इसके बाद 54 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग, आलू किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए पुर्तगाली, ऑप्शन बी चीनी, ऑप्शन सी अरबी, ऑप्शन डी अंग्रेजी। तो आलू हमारा पुर्तगाली शब्द है, ऑप्शन नंबर ए सही है। आलू कैसा शब्द है? पुर्तगाली शब्द है। 55 नंबर प्रश्न देखेंगे, शाह जो मूर्धन्य शाह है, वर्ण का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन ए दंत, बी मूर्धा, सी तालु, डी कंठ। तो देखिए जो तीन हमारे शाह होते हैं, दंतव्य, तालव्य और मूर्धन, ये उच्चारण स्थान के ही आधार पर इनका नामकरण किया गया है। तो इसके नाम से ही स्पष्ट है कि ये मूर्धा से उच्चारण होता है, मूर्धन्य शाह इसको कहते हैं। 56 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ है? ऑप्शन ए अति प्रसन्न होना, बी फूल की तरह खिलना, सी दुर्लभ वस्तु, डी सुगंधित होना। तो गूलर का फूल, इस मुहावरे का अर्थ है दुर्लभ वस्तु, क्योंकि गूलर का फूल ऐसा कहा जाता है जल्दी दिखाई नहीं देता है, इसलिए लोग कहते हैं आप गूलर के फूल हो गए हैं। तो गूलर का फूल का वहाँ पे अर्थ होता है कि आप बहुत ही दुर्लभ हैं, आप दिखाई नहीं देते हैं। 57 नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे, सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? सुत शब्द है, इसको स्त्री वाचक बनाना है, तो ऑप्शन है ई, इक, आ। तो इसमें हमारा सुत का सुता होता है, सुत शब्द का स्त्रीवाचक सुता होता है, तो आ प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है। 57 में डी सही है। 58 नंबर प्रश्न देखेंगे, पैरों से लेकर सिर तक के लिए एक शब्द क्या होगा? आद्योपांत, अपाद मस्तक, नतमस्तक, इनमें से कोई नहीं। तो पैरों से लेकर सिर तक के लिए, अर्थात पैर से सर तक को कहते हैं आपाद मस्तक, ऑप्शन नंबर बी सही है। 59 क्वेश्चन देखेंगे, काव्य में भाव तथा कला के सौंदर्य को बढ़ाने वाले कारक कहलाते हैं रस, छंद, चौपाई या अलंकार। तो काव्य में भाव तथा कला की जो सौंदर्यता होती है उसको बढ़ाने का कार्य करते हैं अलंकार। अलंकार की परिभाषा ही होती है कि जो सौंदर्य बढ़ा दें। 60वें प्रश्न की ओर चलेंगे, हिंदी के सर्वश्रेष्ठ हास्य व्यंग निबंधकार कौन है? इसमें हमारा ऑप्शन है हरिशंकर परशाई, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो हिंदी के सर्वश्रेष्ठ हास्य व्यंगकार निबंधकार जो हैं वो माने जाते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। 60वें में हमारा डी नंबर सही है। 61वें प्रश्न की ओर चलेंगे, षडानन शब्द के सही संधि विच्छेद पर निशान लगाइए। तो इसका संधि विच्छेद देखिए, षड प्लस आनन, सडा प्लस आनन, पड़ा प्लस नन, षट धन आनन। तो इसमें हम लोग देखेंगे सडानन में ऑप्शन नंबर ए सही है, षड प्लस आनन। 61 में ए नंबर सही है। इसके बाद देखेंगे 62 नंबर प्रश्न, चक्रधर शब्द है। चक्रधर कैसा शब्द है? ये रूढ़ है, यौगिक है, योग रूढ़ है या विदेशी शब्द है। तो चक्रधर जो चक्र को धारण करता है,
तो इसमें देखेंगे योग रूढ़ जो हमारा है, चक्रधर किसको कहते हैं, विष्णु जी को कहते हैं। तो जैसा हमारा बहुव्रीहि समास होता है वैसा ही कुछ होता है योग रूढ़, कि दो शब्द से मिलकर बने होते हैं लेकिन ये अर्थ जो है किसी तीसरे के देते हैं। तो इसमें योग रूढ़ सही होगा। 63वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, कुछ, कौन, यह, क्या। तो इसमें जो अनिश्चयवाचक सर्वज्ञ या सर्वनाम होते हैं वह है कुछ, ये निश्चित नहीं होते हैं इनकी संख्या क्या है, कुछ ये अनिश्चयवाचक हैं। और इसमें से कौन, क्या ये प्रश्नवाचक हो गए, यह जो होता है ये संकेतवाचक है। 64वां प्रश्न, संबंध बोधक अवयव किसके साथ प्रयुक्त होते हैं, संज्ञा अथवा सर्वनाम के, विशेषण के, क्रिया के या काल के। तो संबंध बोधक जो अवयव होते हैं वे संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होते हैं। तो क्लियर है, संबंध बोधक अवयव संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होते हैं। 65वें प्रश्न की ओर चलेंगे, स्थायी भाव को जगाने और उद्दीप्त करने वाले कारक हैं। ये अच्छा प्रश्न है। तो ऑप्शन है हमारे आलंबन, उद्दीपन, विभाव या अनुभाव। तो अस्थायी भाव को जगाने और उद्दीप्त करने वाले कारकों को विभाव कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। 66 नंबर प्रश्न देखेंगे, ज्यों ज्यों निहारिये नेरे हैं नैनाहि, त्यों त्यों खरी निकरे सा निकाय। उक्ति पंक्ति में अलंकार है, उपमा, रूपक, अनुप्रास या पुनरुक्ति। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, पुनरुक्ति अलंकार है। 67 नंबर प्रश्न पे चलेंगे, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है, उज्ज्वल, दीपक, मूर्ति। इनमें से कोई नहीं। तो इसमें देखेंगे उज्ज्वल भी गलत लिखा हुआ है, दीपक नहीं होता है, दीपक होता है, और मूर्ति नहीं मूर्ति होता है। तो ये तीन के तीनों ही गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें से कोई नहीं। और 68वें प्रश्न की ओर चलेंगे, निम्नांकित एक शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है, तो उस शब्द की पहचान करनी है। अतिक्रमण, प्रतिक्षण, सुगम, दर्शन होती। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, दर्शन होती, इसमें उपसर्ग नहीं लगा है। 69 में देखेंगे, दृश्य काव्य के अंतर्गत आते हैं नाटक और प्रहसन, नाटक और कहानी, नाटक और व्यंग, प्रहसन और कहानी। तो इसमें देखिए नाटक और प्रहसन जो होते हैं ये दोनों दृश्य काव्य के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है हमारा। 70वां प्रश्न देखेंगे। इसके बाद यहाँ पे एक हमको चिन्ह दिया हुआ है और पूछ रहा है यह कैसा चिन्ह है। तो हमारे प्रश्न पत्र में ऐसे कुछ प्रश्न आते हैं जहाँ से हमसे चिन्ह पहचान करवाई जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हैं, लाघव चिन्ह, पुनरोक्ति बोध चिन्ह, आदेश चिन्ह या हंस पद। तो देखिए लाघव चिन्ह जो होता है वह ऐसा कुछ दिखता है, ये है लाघव चिन्ह। आदेश चिन्ह की अगर बात करें तो आदेश चिन्ह ऐसा कुछ दिखता है। हंस पद की बात करें तो हंस पद जैसे हम लोग दिखाते हैं ना, कुछ यहाँ पे मिस है तो हंस पद ये हो गया। और पुनरोक्ति बोध चिन्ह को कुछ ऐसे ही दिखाते हैं इन्वर्टेड कामा की तरह। तो 70वें में हमारा ऑप्शन नंबर 20 सही है, यह पुनरोक्ति बोध चिन्ह है। 71वां प्रश्न देखेंगे, प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं कविवर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद या कबीर। तो प्रकृति के जो सुकुमार कवि हैं वह सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अपनी कविताओं में ये समझिए कि प्रकृति को एक बहुत ही अनूठे ढंग से प्रस्तुत किया है। इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से प्रकृति के अनेक भावों को प्रस्तुत किया है। बहुत ही अच्छा सौंदर्य वर्णन इन्होंने प्रकृति का किया हुआ है, तो इसीलिए इनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। बहत्तर नंबर प्रश्न देखेंगे, स्वाभिमान स्वाधीनता का प्रतीक है, चूहा, श्वान, कबूतर या सिंह। तो श्वान जो होता है कुत्ते को कहा जाता है, कबूतर स्वाधीनता स्वाभिमान नहीं, चूहा भी नहीं, लेकिन जो सिंह है, सिंह अर्थात शेर, शेर जो है वह स्वाधीनता और स्वाभिमान का प्रतीक माना जाता है। तो 72 में हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। 73वें प्रश्न की ओर चलेंगे, अली शब्द के दो अर्थ हैं, भौरा और सखी, घाट और घर, जल और पानी, पिता और भाई। तो जो अली शब्द है इसका अर्थ है भौरा और सखी। 74वां प्रश्न देखेंगे, वह बहुत बोलती है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण है, वह बहुत बोलती या है। तो इस वाक्य में जो बहुत शब्द है यह क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। 75वां प्रश्न देखेंगे, उज्ज्वल पद में संधि है, दीर्घ संधि, गुण संधि, व्यंजन संधि या विसर्ग संधि। तो अगर आप उज्ज्वल का संधि विग्रह कीजिए तो यह कुछ ऐसा आएगा, उत धन ज्वल। तो यहाँ पे आधा ता आधा जाइए मिलके
आधा जा बन रहा है, तो यहाँ पे व्यंजन संधि है। ऑप्शन नंबर सी सही है 75 में। 76 नंबर प्रश्न देखेंगे। छायावादी युग के प्रवर्तक हैं जयशंकर प्रसाद, श्रीधर पाठक, सुमित्रानंदन पंत या आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो जो छायावादी युग है इसके प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। इनकी जो रचना है झरना, यहीं से छायावादी युग का प्रारंभ माना जाता है। इसके बाद देखेंगे हम लोग 77 नंबर प्रश्न। पावक शब्द उदाहरण है दीर्घ स्वर संधि का, गुण स्वर संधि का, वृद्धि स्वर संधि का, अयादि स्वर संधि का। तो पावक जो शब्द है यह अयादि संधि है, अयादि संधि का है। तो 77 में डी सही है। 78 नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। सामान्यतया काव्य के कुल कितने भेद बताए गए हैं? 1, 2, 3, 4। तो 78 का हमारा बी सही है। सामान्यतः काव्य के 2 भेद बताए गए हैं। 79 प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रसारण का विलोम शब्द है प्रतिपादन, आरक्षण, आकुंचन या सदर्शन। तो प्रसारण का जो विलोम शब्द है वह है आकुंचन। हमारा तीसरा ऑप्शन इसमें सही है। 80 नंबर प्रश्न देखेंगे। लोक संस्कृति का जन्म हुआ शहरों में, गांवों में, कस्बों में या विद्यालयों में? तो लोक संस्कृति का जो जन्म है वह गांवों में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 81 नंबर प्रश्न पे चलेंगे। कृपाण शब्द है आगत, देशज, तत्भव या तत्सम? तो कृपाण जो शब्द है यह है तत्सम। ऑप्शन नंबर डी सही है। 82 नंबर प्रश्न देखेंगे। बुद्धि भ्रमित होना किस मुहावरे का सही अर्थ है? ऑप्शन है हमारे चक्कर में पड़ना, अक्ल में पत्थर पड़ना, धोखा खाना या उल्लू बनाना। तो बुद्धि भ्रमित होना चक्कर में पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। 83 नंबर पे चलेंगे। सिर से बोझ उतारना मुहावरे का अर्थ है भार टालना या बक्सा रखना? तो सिर से बोझ उतारने का जो अर्थ होता है वो होता है भार टालना। ऑप्शन नंबर इसमें ए सही है। बाकी 2 ऑप्शन अगले पेज पे हैं, आपको दिखा देंगे। 84 नंबर प्रश्न पे चलेंगे। निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है? वाचनालय, समतल, विद्यालय या पशु? तो रूढ़ शब्द की अगर बात करें तो पशु शब्द हमारा एक रूढ़ शब्द है। ऑप्शन नंबर डी सही है। 85 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। महोत्सव में संधि है कौन सी? गुण संधि, विसर्ग संधि, अयादि संधि या व्यंजन संधि? तो महोत्सव में महाधन उत्सव, इसमें गुण संधि बन रही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 86 नंबर प्रश्न देखेंगे। अंबर का विलोम है अवनि, आकाश, अभिन्न या प्रक्षिप्त? तो अंबर का अर्थ होता है आकाश और अवनि का अर्थ होता है धरती। शायद मैथिली शरण गुप्त जी ने अपने किसी कविता में लिखा हुआ है अवनि और अंबर तल में। तो वहाँ पे विरोधाभास था। तो यहाँ पे अंबर का जो विलोम होगा वह अवनि होगा। 87 नंबर प्रश्न देखेंगे। मुझे कैसा शब्द है? मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष या प्रथम पुरुष? तो मुझे ये जो है वह आता है उत्तम पुरुष में। 88 नंबर प्रश्न देखेंगे। बहिर्मुखी में समास है अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास? तो बहिर्मुखी में ऑप्शन नंबर ए अव्ययी भाव समास है। 89 प्रश्न देखेंगे। सूरदास की साहित्यिक भाषा है ब्रजभाषा, अवधी, भोजपुरी या मैथिली? तो सूरदास की जो साहित्यिक भाषा है वह है ब्रजभाषा। ऑप्शन नंबर ए सही है। 90 पे चलेंगे हम लोग। महाकाव्य में वर्णन होता है ऑप्शन ए मानव जीवन के वृहद और व्यापक चित्रण का, बी मानव जीवन के सूक्ष्म पक्ष का चित्रण, सी मानव जीवन के एकांकी पक्ष का चित्रण, डी मानवेतर जीवन के वृहद पक्ष का चित्रण? तो जो महाकाव्य होता है उसमें मानव जीवन के वृहद और व्यापक चित्रण किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 91 नंबर प्रश्न देखेंगे। काली मिर्च में कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी द्वंद्व, ऑप्शन डी बहुव्रीहि? तो काली मिर्च में कर्मधारय समास है। ऑप्शन नंबर ए सही है। उर्वशी, ये कभी कभी काफ़ी विवाद का प्रश्न होता है। तो उर्वशी किसकी कृति मानी जाती है या किसकी कृति है? अज्ञेय, सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, कुंवर नारायण? तो
रामधारी सिंह दिनकर जी को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो ऑप्शन नंबर सी सही है। 92 ऑप्शन नंबर सी, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। 93 नंबर प्रश्न देखेंगे, सन्यासी का पर्यायवाची है ढोंगी, बाबा, वृद्धा या दंडी? तो दंडी स्वामी एक होते हैं, आप हो सकता है परिचित हो या शायद ना परिचित हो, तो सन्यासी के ये पर्यायवाची माने जाएंगे दंडी। 94 नंबर प्रश्न देखेंगे, अद्भुत रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा, विस्मय, भय या उत्साह? तो अद्भुत जो रस है उसका स्थायी भाव होता है विस्मय। ऑप्शन नंबर बी सही है। 95 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कवि भक्ति काल का नहीं है? हमारे ऑप्शंस हैं ईश्वरदास, नाभादास, मतिराम और रहीम। तो भक्ति काल की इसमें से मतिराम नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सही है। 96 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा, बच्चों को काटकर फल खिला दो, वाह सुंदर दृश्य है, वह अत्यंत बुद्धिमान तथा बलशाली है। तो इसमें से देखिए बलशाली, वह अत्यंत बुद्धिमान तथा बलशाली है, इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। 97 नंबर प्रश्न देखेंगे, कारवां किस विधा की रचना है? नाटक, कहानी, उपन्यास या एकांकी? तो कारवां एक एकांकी विधा है, कारवां एक एकांकी विधा है, ऑप्शन नंबर डी सही है। 98 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। उत्तर देने का यह ढंग ठीक नहीं है, उसे गर्व है कि वह उच्च कुल में पैदा हुआ, दवा खा लो और बुखार कम हो जाएगा, यह बात सभी को स्वीकार्य है कि? तो संयुक्त वाक्य का अगर चयन करना है तो दवा लो और बुखार कम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है, यह एक संयुक्त वाक्य है। 99 नंबर प्रश्न में देखेंगे, कंजूसी से धन व्यय करने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? मसरण, वृत्तव्ययी, अल्पव्ययी या कृपण? तो जो कंजूसी से धन खर्च या कम खर्च करने वाले होते हैं, जैसे कम बोलने वाले को मितभाषी कहा जाता है, वैसे कम खर्च करने वाले को मितव्ययी कहा जाता है। 100वां प्रश्न देखेंगे, विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं? विशेष्य, क्रिया विशेषण, प्रविशेष्य, सर्वनामिक विशेषण। विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं प्रविशेषण। तो दोस्तों ये थे हमारे हिंदी पे आधारित कुछ प्रश्न, और हम लोगों ने लगभग 2020 के सेट का 3 खंड समाप्त कर लिया है, रीजनिंग, हिंदी एंड जीएस। आपको जो आपके विषय से संबंधित एक खंड बचा होगा उसकी भी वीडियो प्रोवाइड करवा दी जाएगी, और वीडियो से रिलेटेड आपको आगे भी चीज़ें मिलती रहेंगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स।